दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी एक ऐसी अय्याश भाभी की है जिसने अपनी हवस को मिटाने के लिए हर एक रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन जब उसके देवर ने उस महिला को रोकने की कोशिश की, तब उस महिला ने अपने 4 आशिकों के साथ मिलकर अपने देवर के साथ एक ऐसी वारदात घटाई, इसके बारे में आप सोचकर ही कांप जाओगे। तो आखिरकार क्या हुआ था इस महिला के देवर के साथ? उस दिन चलिए जानते हैं आज की इस मजेदार पोस्ट में पूरी स्टोरी की सच्चाई के बारे में। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं कार्तिक। दोस्तों, हमारे इस स्टोरी की शुरुआत होती है यूपी के द्वारिका से, जहां पर बाबा हरिदास नगर के पुलिस स्टेशन में 24 मार्च 2024 की दोपहर को एक महिला आती है और वह पुलिस को बताती है कि मेरा छोटा भाई 5 मार्च 2024 से ही गायब है। हालांकि उसका फोन ऑन है, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं दे रहा है और उसके पुराने वीडियो कोई व्यक्ति फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोबारा अपलोड कर रहा है। उस महिला की पूछताछ में वह महिला पुलिस को बताती है कि मेरा भाई रवि अपने बड़े भाई दीपक और अपनी भाभी सीमा के साथ रहता था और खेती का काम किया करता था। हाल ही के दिनों में उसने 18 से 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी और उसके बाद से ही वो लापता है। हालांकि दोस्तों, प्रॉपर्टी बेचने की बात सुनकर ही पुलिस समझ जाती है कि यह पूरा मामला प्रॉपर्टी को लेकर ही है। इसलिए पुलिस के द्वारा रवि के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिख ली जाती है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने में लग जाती है। दोस्तों, रवि की तलाश करने की शुरुआत पुलिस के द्वारा सबसे पहले उसके भाई और भाभी से पूछताछ से की जाती है, क्योंकि रवि अपने भाई भाभी के साथ ही रहता था और वह 5 मार्च से गायब था, यानी कि 2 से 3 दिन हो चुके थे उसको गायब हुए। लेकिन अभी तक उसकी भाभी और उसके भाई के द्वारा ना तो उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है और ना ही उसके बारे में कोई और जानकारी पुलिस को दी गई है। इसीलिए पुलिस का पहला शक उसके भाई भाभी पर जाता है और पुलिस उनसे पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस की पूछताछ में वो दोनों अपना मुंह नहीं खोलते हैं, बल्कि रवि की भाभी सीमा पुलिस को बताती है कि रवि कुछ दिनों पहले शहर किसी काम के लिए गया था और वह गायब नहीं है, उसका फोन लग रहा है और वह अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चल रहा है। हालांकि दोस्तों, पुलिस के द्वारा रवि के भाई और भाभी से पूछताछ करने के बाद उसके फोन की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, तो पुलिस को पता चलता है कि 8 मार्च 2024 तक रवि की फोन लोकेशन उसके घर के आसपास ही थी और उसके बाद उसकी लोकेशन जनकपुरी की ओर जाती हुई नजर आती है। लेकिन पुलिस के लिए यहां पर सवाल यह था कि रवि की भाभी सीमा ने तो पुलिस को यह बताया था कि रवि 5 मार्च को ही शहर किसी काम के सिलसिले में चला गया था, तो फिर रवि के फोन की लोकेशन 8 मार्च को उसके घर के आसपास कैसे हो सकती है? मतलब कि सीमा कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पुलिस से छुपा रही थी। दोस्तों, जब पुलिस को सीमा पर शक होता है, तो पुलिस के द्वारा तुरंत समय न गवाते हुए जनकपुरी और सीमा के घर के बीच में आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की फोटोज खंगाली जाती है और पुलिस के द्वारा रवि के भाई भाभी के फोन को भी ट्रेस किया जाता है। तो पुलिस को पता चलता है कि रवि की भाभी की फोन लोकेशन 5 मार्च को गंगानहर के मोदी नगर के आसपास की ही थी और उस दिन उसका फोन नीरज दहिया इस्तेमाल कर रहा था। और जब पुलिस ने उस रास्ते में आने वाले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कंगाली, तो रास्ते में टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में सीमा एक स्विफ्ट कार के अंदर बैठी हुई नजर आई, जिसे नीरज सहरावत चल रहा था। हालांकि दोस्तों, इसके बाद 19 मार्च तक रवि का फोन ऑन था और उसकी लोकेशन उसके घर के आसपास ही थी। लेकिन यहां पर पुलिस के लिए सवाल यह था कि नीरज कौन है, जो कि हर समय सीमा और उसके परिवार के आसपास ही रहता है। और जब पुलिस ने उसकी कॉल लोकेशन ट्रेस की, तो पुलिस को पता चला कि नीरज पिछले काफी दिनों से सीमा से जुड़ा हुआ है और उससे घंटों घंटों तक बातें भी करता है। दोस्तों, जब पुलिस का शक सीमा और नीरज पर यकीन में बदल जाता है, तो पुलिस के द्वारा एक गुप्त सूचना के तहत सीमा और नीरज को सीमा के घर से गिरफ्तार किया जाता है। उस समय वह दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे और पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जाती है। तो शुरू शुरू में उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों, पुलिस की पूछताछ में नीरज और सीमा पुलिस को बताते हैं कि उन दोनों के बीच अवैध संबंध है। वो भी पिछले काफी महीनों से, और सीमा का पति ज्यादातर अपने घर से बाहर ही रहता था
और उसका देवर रवि रात को खेत में सोने के लिए चला जाता था। तब हम दोनों काफी ज्यादा मजे लेते थे। हालांकि ऐसे काफी दिनों तक चलता है, लेकिन एक दिन रात को अचानक ही रवि की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से वह अचानक ही रात को घर पर आ जाता है। और घर पर आकर वह हम दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है और वह हमें धमकी देने लगता है कि वह सीमा के पति को सारी बातें बता देगा। और वह हमें बात बात पर ब्लैकमेल भी करने लगा और हमें एक दूसरे से दूर रहने को कहने लगा। हालांकि सीमा और नीरज पुलिस को बताते हैं कि जब रवि को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया, तब हम दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली और काफी दिनों तक हम दोनों ने एक दूसरे से ना ही बात की और ना ही एक दूसरे से मुलाकात की। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए हम हमारे लिए एक दूसरे की जुदाई सहन कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमने हमारे रास्ते के कांटे रवि को ही रास्ते से हटाने का फैसला लिया और एक सही समय का इंतजार किया। और हमें एक दिन सही समय मिल भी जाता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में रवि ने 18 लाख रुपए की जमीन बेची थी। और जब सीमा ने उससे अपना हिस्सा मांगा, तो उसने सीमा को 1 रुपये देने से भी मना कर दिया, जिससे कि गुस्से में आकर सीमा और मैंने रवि को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। क्योंकि अगर एक बार रवि रास्ते से हट जाता, तो रवि के पीछे कोई भी नहीं था। इसी वजह से उसकी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन रवि के भाई भाभी हो जाते और रवि के भाई से उसकी भाभी कैसे भी करके पूरी प्रॉपर्टी के पैसे अपने नाम करवा लेती। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर रवि को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। नीरज और सीमा पुलिस को बताते हैं कि हमने रवि को रास्ते से हटाने का प्लान तो बना लिया, लेकिन हमारे लिए यह पूरा काम अकेले कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमने हमारे इस प्लान में नीरज दहिया नाम के नीरज सहरावत के दोस्त को भी मिला लिया, जिसने अपने एक जानकार से हथियार की व्यवस्था की। फिर हम रवि को हरिद्वार ले जाने के बहाने से गंगनहर के पास ले गए और वहां पर ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिर रवि की बॉडी को मेरठ के सरधना क्षेत्र में फेंक दिया। हालांकि हम उसका फोन घर पर ले आए हैं, ताकि किसी को यह शक ना हो कि रवि गायब हो चुका है और उसकी हत्या हो चुकी है। और हम रवि को लोगों की नजर में जीवित रखने के लिए उसके पुराने वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे, जिससे कि किसी को यह शक ना हो कि रवि लापता है। लेकिन पता नहीं कैसे रवि की बहन को एक दिन पता चल जाता है कि उसका भाई गायब है और वह आपके पास आकर रवि के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा देती है और आप हमें पकड़ लेते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा तीनों अपराधियों को उस जगह भी ले जाया जाता है जहां पर उन्होंने रवि की डेड बॉडी फेंकी थी, लेकिन वहां पर पुलिस को कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा सीमा और नीरज सहरावत और नीरज दहिया को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया और आज यह तीनों ही अपराधी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक महिला की हवस ने और उसके पैसों की भूख ने एक ही नहीं, बल्कि चार चार लोगों की जिंदगी खराब कर दी। खैर, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राम राम।